आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। चलिए डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हुए शामिल। जनसभा कर कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील। बीजेपी का मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस को शराब की लत। सिद्धार्थनाथ सिंह हुए मीडिया से मुखातिब। तिरुवनंतपुरम के नगर निगम कमिश्नर का हार्ट अटैक से निधन। स्वच्छता मॉडल देखने 50 सदस्यों के साथ आए थे इंदौर, देर रात अचानक बिगड़ी तबीयत। मंदसौर में धावक का धमाल, 3 घंटे में दौड़कर तय की 58 किलोमीटर दूरी, बधाइयों का लगा तांता। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देना पड़ा महंगा, ठग ने आर्मी अफसर बनकर दिया झांसा। 1 लाख का चूना लगाने के बाद फोन किया बंद। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के सभी विधानसभा सीटों के कांग्रेस प्रत्याशियों ने दल बल के साथ नामांकन दाखिल किया है। शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में भूपेश बघेल जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल हुए। राजनांदगांव विधानसभा के स्टेट हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस ने विशाल जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहले साल 82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई थी और इस साल 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की घोषणा करने के बाद 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा नामांकन रैली निकाली गई एवं रैली में राजनांदगांव विधानसभा सीट से गिरीश देवांगन, डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से हर्षिता बघेल, डोंगरगांव विधानसभा सीट से दलेश्वर साहू, खुज्जे विधानसभा सीट से भोलाराम साहू ने जिला कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। इस नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सभी यहाँ एकत्रित हुए और बहुत ही उत्साह है आम जनता में, क्योंकि रमन सिंह के कारगुजारियों को सब जानते हैं, उसको उन्होंने नकार दिया। अब एक सीट बची है राजनांदगांव के और रमन सिंह की, इस समय वो भी सीट जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी खास। दाऊदी राहुल गांधी जी ने 32,000 करोड़ का आरोप अडानी जी के ऊपर लगाए हुए हैं। सही बात है, पूरे देश को अडानी, जो खदान है वो अडानी जा रहा है, एयरपोर्ट है अडानी जा रहा है, जो शिप यार्ड है वो अडानी जा रहा है, रेलवे स्टेशन वो अडानी जा रहा है। बचा क्या है? फैक्ट्रियां सब अडानी जा रहा है। ऐसा क्या है? सब चीज अडानी हाथ में जा रहा है और उसके कारण से बिजली बिल आज महंगा हुआ है। तो ये अडानी के महंगा कोयला खरीदने के कारण से ही छत्तीसगढ़ में बिजली जो बढ़ी है, वो जो लारा और एनटीपीसी के जो सिपत के जो पावर प्लांट है महंगा कोयला खरीदते हैं, इस कारण से बिजली बिल बढ़ा है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक व प्रयागराज उत्तर प्रदेश के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार लोगों की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उसके मद्देनजर वे जिस तरह कहते रहे कि भाजपा की तरफ से ईडी, आईटी, सीबीआई चुनाव लड़ रही है, तो क्या वे अब इसमें हाईकोर्ट को भी शामिल करेंगे? सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय से यह साफ हो गया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को शराब की लत लगी हुई है। कांग्रेस की भूपेश सरकार पर तीखा प्रहार कर सिंह ने कहा कि देश के इतिहास में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ऐसी पहली सरकार है जो अपने राजस्व पर ही डाका डालती है। शराब घोटाले में जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को भी संज्ञान में लिया है। भाजपा केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक व विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में सरकारी मुलाजिमों, उप सचिव सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, CSMCL के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण पति त्रिपाठी और राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनवर ढेबर, इन सबको हाईकोर्ट के जजमेंट में सिंडिकेट कहा गया है, जिसने सोची समझी रणनीति के तहत CSMCL को सिंडिकेट की कठपुतली बना दिया था। यह कोई सामान्य बात नहीं है। CSMCL की दुकानों के माध्यम से अवैध और नकली होलोग्राम से नकली शराब बिक रही थी। साथ ही साथ सिंडिकेट ने यह भी प्लानिंग की कि जो विदेशी शराब आती है उसके लिए नए प्रावधान कर दे और इसके लिए एक लाइसेंस बना दिया जिसे FL10A कहा जाता है। उसके तहत उन लोगों ने 10% का कट कमीशन लेना शुरू किया।
एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता में सिंह ने कहा कि हम जो तथ्य रख रहे हैं वे हाई कोर्ट के जजमेंट में है। इसमें जिक्र है 19.2 करोड़ जो अवैध बोतलों पर नकली होलोग्राम उसे लगाकर बेचा गया है और 2019-20 से लेकर 2022-23 तक यह चला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अवैध शराब से 2161 करोड़ रुपए इन लोगों ने कमाए हैं। जजमेंट में एक महत्वपूर्ण तथ्य का जिक्र है। ईओडब्ल्यू डीआईजी ने चिट्ठी लिखी थी, यह सिंडिकेट किस प्रकार से अवैध शराब का धंधा चला रहा है। जजमेंट के अंदर इन सबको सिंडिकेट बोला गया। ये साधारण चीज नहीं है, सिंडिकेट बोला गया है और कहा गया है कि सिंडिकेट ने सोची समझी रणनीति के तहत CSMCL को सिंडिकेट की कठपुतली बना दिया था, पपेट बना दिया था और उसकी जो उनकी दुकानें होती हैं उनके माध्यम से अवैध डुप्लीकेट होलोग्राम की शराबें बिक रही। साथ ही साथ सिंडिकेट ने यह भी जिक्र किया है, सिंडिकेट ने यह भी प्लानिंग करी है कि जो फॉरेन लिकर आती है उसके लिए नए प्रावधान कर दें। नए प्रावधान के लिए उन्होंने एक लाइसेंस बना दिया जिसको FA 10A कहा जाता है। अब उसके तहत उन लोगों ने एक 10% का कट भी लेना शुरू कर दिया। ये तथ्य जो मैं रख रहा हूं वो जजमेंट में है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। इंदौर आए तिरुवनंतपुरम केरल के नगर निगम कमिश्नर की दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देखने समझने आए थे। मंगलवार देर रात उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव देह को विमान से केरल रवाना किया गया है। इंदौर स्वच्छता के मामले में पिछले 6 बार से पूरे देश में अव्वल है। यहाँ के साफ सफाई मॉडल को देखने समझने देश भर के नगरीय निकाय अधिकारी इंदौर आते हैं। इसी क्रम में केरल का 50वां सदस्यीय अधिकारियों का दल भी इंदौर आया। यह दल कनाडिया थाना क्षेत्र स्थित होटल प्राइड में ठहरा था। तिरुवनंतपुरम के नगर निगम कमिश्नर संजीत कुमार को मंगलवार देर रात दिल का दौरा पड़ा। रात को खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में सोने गए थे। यहीं देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी तो साथी अधिकारी और होटल कर्मी उन्हें लेकर तुरंत निजी अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार निधन की वजह हार्ट अटैक रही। 48 मेंबर्स का लिस्ट है, उसमें तकरीबन 35 लोग आए हैं। अभी होटल प्राइड में रुके थे सर। कल रात को हम 2 जन थे उसमें रूम पे। खाने के बाद डिनर के बाद सो गए थे। सुबह उठते नहीं थे। जब खोल के देखा तो बेहोश थे, तो जल्दी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में देखा तो ECG पे देहांत हो चुका था। तिरुवनंतपुरम के नगर निगम कमिश्नर संजीत कुमार की तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद इंदौर नगर निगम के अफसर भी मौके पर पहुंच गए थे। MY अस्पताल में बुधवार को उनका पोस्टमार्टम किया गया। यहाँ नगर निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह पूरे समय मौजूद रही। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। कनाडा क्षेत्र में होटल प्राइड में केरला का एक जो है टीम यहाँ पर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है इसमें ट्रेनिंग के लिए आया था। उसमें 30 से 35 लोग रुके हुए थे। उसमें संजीत कुमार जो है उनका रात को जो है खाना वाना खा के होटल पर रुके थे। सुबह जब 8 बजे के आसपास इनको देखा तो इनकी तबीयत खराब मिली, तो इनके साथी इनको बगल में हॉस्पिटल नोबल हॉस्पिटल लेके गए थे, जहाँ वहाँ पर इनको चेक करते डॉक्टर साहब द्वारा इनको जो है मृत घोषित किया है। उस पर थाना कनाडा पर मर्ग कायम कर जो है उसकी जांच की जा रही है। बहरहाल पूरी प्रक्रिया के बाद निगम आयुक्त संजीत कुमार के पार्थिव शरीर को तिरुवनंतपुरम रवाना किया गया। कहते हैं कि इंसान जब मन में मजबूत इरादे बनाकर कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वही सारी कायनात उसे सफल होने में मदद करती है। ऐसा ही कुछ मंदसौर जिले के नाहरगढ़ के एक युवा ने करके दिखाया है। दरअसल नाहरगढ़ निवासी युवक मोहन धनगर ने 58 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा दौड़ लगाकर महज 3 घंटे 20 मिनट में पूरी कर ली, जिसके बाद मोहन की इलाके में जमकर तारीफ हो रही है।
नेशनल गेम का लक्ष्य लेकर नाहरगढ़ होटल व्यवसायी किशन धनगर का 20 वर्षीय पुत्र मोहन धनगर कई सालों से दौड़ लगाकर अपना भाग्य आजमा रहा है। मोहन ने प्रदेश तथा जिला स्तर अपनी कड़ी मेहनत से कई पुरस्कार के साथ सम्मान प्राप्त किया है। इसी जुनून के साथ एक बार फिर मोहन ने एक नया कारनामा किया। दरअसल नाहरगढ़ के प्रतिभाशाली इस युवा मोहन धनगर ने सुबह 4:30 पर अपनी धार्मिक यात्रा नाहरगढ़ के खजूरी हनुमान फंटे से प्रारंभ की और नीमच जिले के प्रसिद्ध भादवा माता मंदिर तक महज 3 घंटे 20 मिनट में 7:50 पर पहुंचकर पूरी की। दौड़कर धार्मिक यात्रा पूरी करने पर नाहरगढ़ की इस उभरती प्रतिभा को सैकड़ों लोगों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस प्रतिभाशाली युवा की क्षेत्र में जमकर सराहना भी की जा रही है। हमने यहाँ से सुबह 4:30 पर स्टार्ट करी हनुमान फंटे नाहरगढ़ से, और यहाँ से जो भादवा माता तक का सफ़र जो 58 किलोमीटर का रहा, और उसका हमने 3 घंटे और 20 मिनट में पूर्ण करी। सफलता जब तक ना मिले तब तक प्रयास न छोड़े। मैं खुद भी नेशनल गेम की तैयारी कर रहा हूँ, एथलेटिक इवेंट जो 800 और 1500 मीटर इवेंट है मेरा, तो उसी के लिए मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने कई अपने प्रदेश में मैराथन जीती हैं। लगभग मैंने अभी तक 18 मैराथन में भाग लिया है और उनमें मैंने अपनी पोजीशन लगाई है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मीडिया के दौर में जन जन तक पहुंचना जितना आसान हुआ, उतना ही कई तरह की चुनौतियां भी सामने आई। राजधानी में एक शख्स को अपने मकान को किराए पर देने के लिए विज्ञापन देना महंगा पड़ गया। शख्स ने उसे फोन करके खुद को आर्मी का अफसर बताया और किराए की डील फाइनल कर ली, जिसके बाद आरोपी ने पेमेंट देने के नाम पर 1 लाख रुपए ठग लिए और अपना फोन बंद कर लिया। ठगी होने के बाद पीड़ित ने राजेंद्र नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय पीड़ित वी सिंह निवासी आम्रपाली सोसाइटी लालपुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि प्रार्थी के पास 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे एक नंबर से फोन आया। फोन धारक ने अपना नाम दीपक पवार बताया, खुद को आर्मी अफसर बताया। उसने किराए पर घर लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद उसने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रार्थी को व्हाट्सएप कर दिया। उसके एडवांस पैसा जमा करने के लिए अकाउंट नंबर मांगा। प्रार्थी ने अपनी मां का अकाउंट नंबर दे दिया। इसके बाद उसने यूपीआई ट्रांजैक्शन करना है, इसलिए अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए 1 रुपए भेजने के लिए कहा। उसके बदले में उसने 2 रुपए भेजे। इसके बाद ठग ने कहा कि आर्मी अकाउंट का सिस्टम है कि आप 1 रुपए भेजोगे तो डबल भेजेंगे। उसने घर किराए की एडवांस रकम 54,000 रुपए प्रार्थी को भेजने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया। पैसे डालने के बाद उसने कहा कि गलत ट्रांजैक्शन हो गया है, 1 रुपए कम करके भेजना था। इसके बाद प्रार्थी ने 45,999 रुपए भेज दिए। इसके बाद प्रार्थी फोन करता रहा, लेकिन ठग ने फोन उठाना बंद कर दिया। कुल 99,999 रुपए ठग लिए। मामले को लेकर राजेंद्र पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना राजेंद्र नगर अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपने मकान किराए पर देने के लिए विज्ञापन दिया था। उसमें कॉल आया, उस व्यक्ति से बातचीत हुई और उसने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रार्थी को दिया और बोला कि मैं जितना रकम आप मेरे अकाउंट में डालेंगे उसको मैं डबल करके दूंगा। तो इस प्रकार से उसको अपने झांसे में ले लिया उसने, और पीड़िता ने 99,999 रुपये उसके अकाउंट में डाला। इस प्रकार से उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसको कोई पैसा वापस नहीं आया। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना के मामले में न्यायालय ने क्षतिपूर्ति को लेकर ऐतिहासिक निर्णय दिया है। 42 वर्षीय व्यवसायी की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में न्यायालय ने ओरिएंटल बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 6.14 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने के आदेश दिए हैं। छिंदवाड़ा निवासी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर व ट्रांसपोर्ट व्यवसायी कौसर अली की सिहोरा बाईपास पर हुई सड़क दुर्घटना में 4 अप्रैल 2019 को मौत हो गई थी। कौसर अली की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। कौसर अली के परिजनों ने अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल, उनके सहयोगी सतीश कुमावत व राकेश पटेल से
संपर्क कर इंदौर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति क्लेम प्रस्तुत किया। इस पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने घटना कारित करने वाले ट्रक की बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को करीब 4,86,00,000 रुपए और दावा प्रस्तुति दिनांक से 6% ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया। इस प्रकार बीमा कंपनी का कुल 6,14,00,000 रुपए भुगतान करना होगा। मोटर दुर्घटना मामलों में मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः यह ऐतिहासिक जजमेंट है और यह फैसला माननीय न्यायालय श्री 11वें एडीजे अविनाश शर्मा जी द्वारा दिया गया है। यह राशि 4,85,39,000 रुपये की है। साथ ही उस पर ब्याज मिलाकर परिजनों को 6,14,00,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। यह राशि मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी राशि अभी तक किसी दुर्घटना मुआवजे में नहीं प्रदान की गई है। प्रदेश में इतनी बड़ी क्षतिपूर्ति राशि देने का यह अपनी तरह का पहला मामला है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि बीमा कंपनी 2 माह में राशि नहीं देती है तो ब्याज 9% की दर से देना होगा। बहरहाल न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से मृतक कौसर अली के परिजनों का भविष्य सुरक्षित होगा। परिवार ने इसके लिए अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल का आभार माना। हमने तो सारा अच्छे पक्ष रखे थे और हमारे वकील साहब ने हमारा सपोर्ट किए, तो नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा। ऐसा लग रहा था हमारे सपोर्ट में ही सब होगा। बहरहाल प्रदेश में यह पहला मामला है जब न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के मामले में मृतक के परिजनों को इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने के आदेश दिए। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के भिलाई शहर में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। एसएसपी राम गोपाल गर्ग ने खुद ही मोर्चा संभालते हुए पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च निकाला और आचार संहिता के नियमों के पालन की समझाइश दी। भिलाई शहर में एसएसपी राम गोपाल गर्ग ने खुद मोर्चा संभालते हुए पुलिस बल के साथ छावनी एरिया में पैदल मार्च किया और लोगों को आचार संहिता के बारे में बताते हुए कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही त्योहार के सीजन में आम जनता को अलर्ट रहने की समझाइश भी दी गई। आचार संहिता लगने के बाद दुर्ग पुलिस गुंडे बदमाशों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है एवं क्षेत्र के चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग की जा रही है। द्वारा फ्लैग मार्च यहाँ किया गया है थाना छावनी की मार्केट एरिया में। तो हमारा यही संदेश है लोगों को कि त्यौहार को खुलकर मनाएं, अच्छे से मनाएं, किसी प्रकार के भय की जरूरत नहीं है और जो भी इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी और चुनाव के मद्देनजर भी आदर्श आचार संहिता का सभी पालन करें। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अंतर्गत कुम्हारवाड़ा की घाटी पर एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण ट्रैक्टर एक मकान में जा घुसा। गनीमत रही कि इस दौरान घर में कोई सदस्य के नहीं रहने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ट्रैक्टर की टक्कर से घर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बुधवार को शाजापुर शहर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की रोड शो के लिए तैयारियां की जा रही थी। इसके लिए कुम्हारवाड़े की घाटी पर सड़क को ठीक करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से मटेरियल डालने का कार्य किया जा रहा था। आईएएस दौरान ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को बीच सड़क पर ही खड़ा कर दिया। इमरजेंसी ब्रेक नहीं होने के कारण ट्रैक्टर अचानक लुढ़क कर घाटी से लगे एक मकान में घुस गया। गनीमत रही कि जब ट्रैक्टर घर में घुसा तो वहां कोई सदस्य नहीं था। ट्रैक्टर की टक्कर से घर का अगला हिस्सा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। बिना वोट के ट्रैक्टर खड़ा था ना हमारे का बना हुआ घाटी पे। हाँ बिना डावर के वोट इतनी बड़ी वोट लगाई उसने तो फिर वो एकदम सूरज क्या गए मैं आप वो डावर को कोई तो पत्थर ठिकाने नहीं और ये रोड बन रहा है। आज बना रहे रोड इतने साल के पहले कहाँ गए? आज सीएम साहब का दौरा कल इसलिए रोड बना रहे, बाकी तो 10 साल हुए रोड बने। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्री, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रीवा में बुधवार को सुरक्षा गार्ड और मजदूर के बीच हुए विवाद के बाद जमकर हंगामा हो गया, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव करते हुए एक वाहन में आग भी लगा दी। इस पथराव की घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों सहित कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और भीड़ को तितर बितर करने लाठियां भी बरसाई। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदेहियों को भी हिरासत में लिया है।
दरअसल रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा कार्यालय अटल कुंज के पास ढेकहा तिराहे में काफी संख्या में मजदूर इकट्ठा होते हैं। बुधवार को यहीं पर स्थित आस्था मेडिकल स्टोर के सुरक्षा गार्ड और मजदूर के बीच कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद मजदूर को कुछ चोटें आ गई, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोई गार्ड है तो परेशान करता है कि साइड हो जाइए। तो मैंने आज बोला कि साइड है, तो पहले से मेरे से गर्म होता था, पहले से चला गया, सूरत में था, इसके बाद धक्का दे दिया, तो मैं भी धक्का दिया उसको, उसकी शरीर लंबी चौड़ी है, इसके बाद वो गाली देने लगा, मैं भी गाली दिया। इस घटना के बाद देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने दुकान में पथराव शुरू कर दिया और दुकान के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो मजदूरों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया और पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। इस घटना में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी और सामान्य थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तिराहा के पास कुछ लोगों ने अनावश्यक जो है जाम वाम लगाया था, मजदूर वहाँ पे थे और भीड़ भाड़ लगा था, तो उन लोगों को समझाया बुझाया जा रहा था, लेकिन उसी बीच जो है कुछ लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। घटना के संबंध में सूचना मिली थी, जो फरियादी को शायद यहाँ पे कुछ चोट लगी थी, तो पब्लिक वहाँ पे जो लेबर लोग थे वो एग्रेसिव हो रहे थे, और चूँकि प्राथमिक स्तर पर फरियादी का इलाज कराना बहुत ज़रूरी था, तो उसी के उसमें हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इसको इलाज के लिए लेके जाएं, तो उसी दौरान पब्लिक एग्रेसिव हुई, उस जिसी पे से लाठी वगैरह चली वहाँ पे। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और मजदूरों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने पुलिस को लाठियां भी बरसानी पड़ी। पुलिस ने कुछ संदेहियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, जिससे उपद्रवियों की पहचान हो सके, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सिक्योरिटी गार्ड और मजदूर के बीच में विवाद हो गया, जिसमें मजदूर को थोड़ी चोट लग गई थी और शार्प ऑब्जेक्ट से, और उसके बाद जो यहाँ पे उपस्थित 250-300 मजदूर थे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पे क्रिएट कर दी। पत्थर भी चले हैं और एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त प्रेस की और दुकान में प्रवेश करने का उन्होंने लगातार प्रयास किया। बल तत्काल भेजा गया, समझाने के प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ भी झूमाझटकी की है और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को, थाना प्रभारी को भी चोटें आई हैं, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा बल और यहाँ पे व्यवस्थित करा के और यहाँ पे पूरी स्थिति को कंट्रोल किया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिए हैं और जो जिसको चोट लगी थी उसको हमने इलाज के लिए भेजा है, और बाकी यहाँ पे जो भी सीसीटीवी फुटेज या जो भी रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर जो लोग भी आएंगे उनको खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से संवाददाता मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। सतना शहर की गौशाला चौक में दिन दहाड़े एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। देखते ही देखते पत्नी पर चाकू से पति ने कई बार हमला किया और उसे लहूलुहान कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उपचार के लिए घायल पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पति के द्वारा पत्नी पर हमला करने का दिल दहला देने वाला लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र गौशाला चौक में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पवन वर्मा नामक एक पति ने अपनी पत्नी को रोककर दिन दहाड़े उस पर लगातार चाकू से वार करने लगा। देखते ही देखते पति पवन वर्मा ने अपनी पत्नी सुधा वर्मा पर चाकू से कई वार कर पत्नी को लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गया। दोनों दंपति शहर के टिकुरिया टोला के निवासी बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को स्थानीय लोगों ने दी। सिटी कोतवाली थाने से चंद कदम दूरी पर गौशाला चौक स्थित है, जहां पर यह घटना घटित हुई। सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने घायल महिला सुधा वर्मा को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां महिला का उपचार जारी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जब पति इस घटना को अंजाम दे रहा था, उसका लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो दिल दहला देने वाला है।
कि किस तरीके से एक निर्दयी पति अपनी पत्नी को चाकू से हमला करता है और लगातार कई बार करने के बाद मौके से फरार हो जाता है। इस बारे में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी ने बताया कि सुधा वर्मा नामक महिला है जिसके पति पवन वर्मा ने उस पर चाकू से हमला किया है और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के धरपकड़ के लिए टीमें लगा दी हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की अग्रिम विवेचना जारी है। ये सुधा वर्मन है, इनको इनके पति पवन वर्मन ने चाकू से मारा है। पुलिस सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची है, पीड़िता को लेकर के सीधे हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया है। उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 टीमें उसके गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। थाना कोलगमा से भी गिरफ्तारी के लिए उसमें टीमें लगाई गई हैं। कोतवाली से भी 3 टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच आपसी पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती थी और जिसके चलते पति ने इस घटना को अंजाम दिया है। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव एवं त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने गुंडे बदमाशों का रिकॉर्ड अपडेट किया गया है, जहां पुलिस अधिकारियों के द्वारा बदमाशों को किसी भी प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर कड़ी कार्रवाई की समझाइश दी गई है। जबलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव एवं त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर बदमाशों और निगरानी शुदा बदमाशों की गुंडा परेड की गई, जहां ओमती थाने से सीएसपी पंकज मिश्रा और थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार के द्वारा शातिर बदमाशों को समझाइश देते हुए कहा कि त्योहारों एवं विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं निगरानी शुदा बदमाशों से पूछताछ की गई कि वो अपने गुजर बसर के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के द्वारा शातिर बदमाशों का डोजियर अपडेट किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि थाना क्षेत्र में जितने भी गुंडा और निगरानी बदमाश हैं उन सबकी परेड कराने के संबंध में तो आज सभी गुंडा निगरानी बदमाशों को चेकिंग के लिए बुलाया गया था। उनसे पूछताछ की गई उनकी गतिविधियों के संबंध में, उनके जो भी साथी दरान हैं उनके संबंध में। साथ ही उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में उनकी संलिप्तता नहीं पाई जाए। यदि ऐसी कोई भी सूचना या फिर हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर अभी 59 गुंडा निगरानी बदमाश हैं, उनमें से अब तक में लगभग 44 लोग आ चुके हैं और भी लोग समय के साथ आ रहे हैं, उन्हें भी जो हिदायत दी जा रही है। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आइए डालते हैं इस समय की खास खबरों पर नजर। भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, 17 लाख परिवारों को देंगे आवास, मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री। प्रदेश में शुरू हुई कपड़ा फाड़ सियासत, कमलनाथ के बयान पर शिवराज की प्रतिक्रिया, यही है कांग्रेस का असली चेहरा। फूल रथ पर सवार होकर निकली मां दंतेश्वरी, भक्तों का जाना सुख दुख, पुलिस जवानों ने किया हर्ष फायर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस के वचन पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा पहली सूची में कमलनाथ वार से परेशान है दिग्विजय। जबलपुर में गरमाया पंचायत भवन तोड़े जाने का मुद्दा, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई की हो रही मांग। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम 17 लाख परिवारों को आवास देंगे, भले ही इसके लिए केंद्र की सरकार मदद करे या फिर ना करे। वहीं राजधानी रायपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा केवल उल्टा लटकाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रायपुर में मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। जब हम छत्तीसगढ़ में पहले ही घोषणा कर दिए कि 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, दूसरा 17 लाख परिवार को आवास भी देंगे, इसके लिए भारत सरकार मदद दे या न दे। भूपेश बघेल ने कहा कि आवास के लिए 7.5 लाख लोगों को किश्त चली गई है, 10 लाख लोगों को भी आवास देंगे, जिसकी घोषणा प्रियंका गांधी ने की है। भूपेश बघेल के द्वारा जाति जनगणना करेंगे, यह भी घोषणा की गई है। भाजपा और अमित शाह पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अब तक किसी भी कार्य या योजनाओं को
लटकाने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह आए पर उन्होंने कोई बात नहीं कही। किसानों और महिलाओं के लिए क्या करेंगे यह भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में देखिए, हम तो पहले ही घोषणा कर दे 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि 17.5 लाख परिवार को आवास देंगे, भारत सरकार दे न दे। 7.5 लाख लोगों के खाते में पैसा चला गया है 21। उसके अलावा 10 लाख लोगों को और देंगे, प्रियंका जी ने घोषणा कर दी है। जाति जनगणना कराएंगे, ये भी घोषणा कर दी है हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी अभी तक के उल्टा लटकाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आएंगे, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कुछ बात नहीं कही कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे। उन्होंने उल्टा लटकाने की बात कही। क्यों कि उनके और अडानी के बीच में कांग्रेस की सरकार खड़ी हुई है, खदान और अडानी के बीच में, तो इसलिए उनको कुछ नहीं सूझ रहा है। नहीं तो हम लोग भी विपक्ष में थे तो पहले ही हमने कहा था किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, बिजली विभाग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मौन है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट काट दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उनके समर्थकों को वास्तविक स्थिति बताते हुए कहा कि इस मामले में मैं कोई डिसीजन नहीं कर पाऊंगा, आप जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। कमलनाथ का इस बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई। भाजपा के कई नेताओं ने इस पर कांग्रेस को घेरा। अब मुख्यमंत्री शिवराज भी कपड़े फाड़ राजनीति में आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान कोई भी मौका कांग्रेस पर वार करने से नहीं चूकते। ऐसे में जब बात कपड़े फाड़ने की हो और वो भी कमलनाथ की तरफ से, तो शिवराज की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। वचन पत्र जारी करते समय दिग्विजय सिंह ने कहा था कि नामांकन पत्र के साथ जमा होने वाले ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के, तो कपड़े भी उन्हीं के फटेंगे। उसके बाद कमलनाथ दिग्विजय साथ में हंसी मजाक करते नजर आए। वहीं अब कमलनाथ का भी बयान सामने आ गया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि दिग्विजय सिंह और मेरा जो संबंध है प्यार का संबंध है, जो मैं कहता हूँ प्यार से कहता हूँ। देखिए आखिर क्या कहा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा कि दिग्विजय सिंह और मेरा जो संबंध है बहुत पुराना संबंध, एक प्यार का संबंध है। तो जो मैं मजाक में कहता हूँ प्यार में कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ अगर वो आपकी बात ना सुने उनके कपड़े फाड़िए। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया, जिसमें वे कह रहे हैं कि यही कांग्रेस का असली चेहरा है। आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कैसे कह सकता है। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस के टिकट कहां तय हो रहे हैं। अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुल नाथ घोषित करेंगे और नकुल नाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे, और 2 टिकट उन्होंने घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुल नाथ की कांग्रेस अलग है। कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, ये अब जनता जानना चाहती है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश विदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के अवसर पर मां दंतेश्वरी अपने भक्तों का सुख और दुख जानने के लिए फूल रथ में सवार होकर नगर भ्रमण में निकली। जिला पुलिस बल के जवानों द्वारा रथ परिक्रमा से पहले हर्ष फायर कर माता रानी को सलामी दी गई। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में फूल रथ की पहली परिक्रमा देर रात को हुई। मां दंतेश्वरी अपने भक्तों का सुख दुख जानने के लिए फूल रथ पर सवार होकर 5 दिनों तक नगर भ्रमण करेगी। विशाल रथ को खींचने के लिए 15 गांवों से 500 की संख्या में श्रद्धालु जगदलपुर पहुंचे।
रथ परिक्रमा से पहले जिला पुलिस बल के जवानों द्वारा 3 राउंड हर्ष फायरिंग कर सलामी दी गई। फूल रथ पर आरूढ़ राजा का सिर फूलों से सजा होता था, इसलिए इसे फूल रथ कहा जाता है। आज फूल रथ है और 4 चक्का का अभी चलता है और ये 6 दिन फूल रथ के हिसाब से चलेगा और उसके बाद 2 रथ जो है 8 चक्का वाला चलेगा, जिसे भीतर रैनी और बाहर रैनी रथ कहा जाता है। ये मावली मंदिर में आते हैं पहले, उसके बाद रामचंद्र मंदिर में आते हैं, वहाँ पे आसन ग्रहण करते हैं। आसन ग्रहण करने के बाद उनका आरती होता है। आरती होने के बाद वहाँ से फिर यहाँ पे रथ में आकर आरूढ़ होते हैं। उसके बाद फिर रामचंद्र मंदिर से फूल का प्रसाद उनके चरणों में आता है। उसके बाद यहाँ से रथ हिलता है। उसके बाद उनका सलामी होता है। सलामी होने के बाद सामने सिंह देवड़ी कहा जाता है, वहाँ पे खड़े होगा अभी जाके, और उसके बाद वहाँ पे पनारिन उनका स्वागत करेगी और केवटिन जो है उनका नज़र उतारेगी। उसके बाद फिर वहाँ से फिर सीधा परिक्रमा करते हुए धनसरी मंदिर पहुँचेंगे। जगदलपुर से बास्केट ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। राजधानी भोपाल के भाजपा मीडिया सेंटर में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। बीडी शर्मा ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठे वादे की बुकलेट नाम दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि छल कपट की शुरुआत झूठी किसान कर्ज माफी से की गई है। अब फिर से किसान कर्ज माफी के नाम पर किस मुंह से वादा किया जा रहा है। कांग्रेसी गरीबों का रोटी कपड़ा और मकान भी छीन लेंगे। बीडी शर्मा ने कहा कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जाल में नहीं फंसेगी। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि जाओ और कपड़े फाड़ो। पहली सूची में ही कमलनाथ दिग्गीवाद से परेशान हैं। कांग्रेस की कर्ज माफी 15 महीने में पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है। 3 तरह के फार्म भरवा करके, किसानों की कतारें लगा करके, घंटों किसानों को जिस प्रकार से कष्ट दिया गया था, और अपराधीकरण की प्रवृत्ति यही कहती है कि कमलनाथ करेंगे जाओ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लाला लाजपत राय वार्ड के मोहनिया में पंचायत भवन को बिना अनुमति के तोड़े जाने का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी इकट्ठे होकर पंचायत भवन के सामने आंदोलन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र के लाला लाजपत राय वार्ड के मोहनिया में पंचायत भवन को नगर निगम जोन अध्यक्ष दामोदर सोनी के द्वारा बिना अनुमति के तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में दामोदर सोनी के खिलाफ शिकायत करने थाना रांझी पहुंचे, जहां समाज सेवी अनुराग तिवारी का कहना है कि दामोदर सोनी ने भूमाफिया को लाभ पहुंचाने साजिश पूर्वक पंचायत भवन को तोड़वा दिया है, जिससे शासन प्रशासन को लाखों की क्षति पहुंची है। क्षेत्रीय विधायक के करीबी होने के कारण पुलिस जोन अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। पंचायत भवन लाला लाजपत राय वार्ड में तोड़ा गया और उस पर अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। वर्तमान में एक गुमनाम व्यक्ति के नाम पर FIR लिखी गई है और उस FIR में किसी भी प्रकार का कोई भी डिटेल्स नहीं है। यहाँ पर जो सामान चोरी हुआ है उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। ये शासन की एक बड़ी क्षति है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आगे इस आंदोलन को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक कि शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा इस पर संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही नहीं की जाती है। मोहनिया में ग्राम पंचायत भवन है, पुराना भवन है, जर्जर स्थिति में है। तो संभागीय अधिकारी रांझी नरेश शर्मा जी के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था कि उसमें कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। वहाँ गेट है, गेट के कुछ लोगों ने निकाल लिया, उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें अभी तो नाम तो संज्ञान में नहीं आए हैं उनके। अभी इस विषय में जांच चल रही है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध इसमें मुकदमा कायम किया गया है। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विभा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। डॉक्टर रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग से किया आग्रह, दूसरे चरण की बदली जाए तारीख, छठ पूजा का दिया हवाला।
मतदाताओं को जागरूक करने चलाया जा रहा स्वीप अभियान, 100% मतदान के लिए अपील, प्रचार माध्यमों का लिया जा रहा सहारा। सतना में फिर गरजे नारायण त्रिपाठी, भाजपा को बताया कपटी तो कहा मैं किसी दल का नहीं, जनता मेरी ताकत। शारदीय नवरात्रि में उमड़ा भक्तों का सैलाब, पदयात्रा कर माता के दरबार पहुंच रहे श्रद्धालु, यात्रा को सुगम बनाने प्रशासन कर रहा प्रयास। दामाद ने किया सास पर फायर, पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद, फरार हुए दामाद की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दूसरे चरण के मतदान की तारीख बदलने का आग्रह निर्वाचन आयोग से सोशल मीडिया के माध्यम से किया। रमन सिंह के अनुसार छठ पूजा के निकट होने के चलते मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है, क्योंकि लोग छठ पूजा के चलते बड़ी संख्या में मतदान नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण 17 नवंबर के निकट छठ पूजा का पर्व आने से बड़ी संख्या में मतदाता इस निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं निर्वाचन आयोग से आग्रह करता हूं कि दूसरे चरण के मतदान को आगे बढ़ाने की कृपा करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में मतदाता इस चुनाव से जुड़कर अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएं। सामान्य निर्वाचन 2023 में एक भी मतदाता मतदान से वंचित न हो, इसके लिए बेमेतरा जिले की विभिन्न प्रचार माध्यमों व गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जा रही है। मतदाताओं को जागरूक किए जाने के अभियान में तेजी लाने के लिए सीईओ जिला पंचायत और जिला स्वीप नोडल अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने जिला मुख्यालय में मतदाता जागरूकता की अपील की। उन्होंने इस अवसर पर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य सामग्री लेने आए नागरिकों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने आम नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बेमेतरा जिला में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप चलाया जा रहा है। यह मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। स्वीप गतिविधियां संचालित होने से 100% मतदान हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिले की तीनों विधानसभाओं में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही मतदान स्थलों पर दिव्यांग जनों, वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच सुगम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। अभियान के तहत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन समुदाय एवं ग्रामीणों में मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उन सबको हमको मतदान के लिए प्रेरित करना है, चाहे वो हमारे दिव्यांग मतदाता हो, हमारे 80+ जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उन सबको मतदान के लिए प्रेरित करना है। आज आप जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि आपके परिवार में जितने भी मतदाता हैं, सबका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, आप सभी का को भी मतदान करना है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को मतदान के लिए प्रेरित करना है। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले और हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहने वाले मैहर विधानसभा के निवर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी ने मैहर क्षेत्र में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, जहां काफिले के साथ मैहर पहुंचे और सुबह से लेकर शाम तक जन जन से मुलाकात की। नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी को छल कपट की पार्टी बताया और अब वह चुनाव मैदान पर जनता को अपना दल बता रहे हैं। मैहर विधानसभा क्षेत्र निवर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मैं हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ता हूं और जातिवाद से अलग होकर चुनाव लड़ता हूं। मैं मैहर आया, मैहर जिला बना माई शारदा के आशीर्वाद से, मैहर के लोगों की ताकत से मैं लड़ाई लड़ा और मैहर जिला बन गया। अब जो चुनाव का मामला है, यह मेरी पार्टी है, यही मेरा दल है, यही मेरा मैहर जिला है, यही मेरा विंध्य प्रदेश है और यही मेरी ताकत है। जिस तरीके से मैहर जिला बना, उसी तरीके से विंध्य प्रदेश का भी पुनर्निर्माण होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसे में नारायण त्रिपाठी ने कहा कि बीडी शर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, वह हमारे छोटे भाई जैसे हो सकता है वह हमें भूल गए हो और याददाश्त कमजोर हो गई हो, भगवान उनको इस तरह सद्बुद्धि दे, वह हमारे छोटे भाई है, हम उनको माफ करते हैं। बीडी शर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय आदमी है, वो हमारे छोटे भाई जैसे,
उनसे मैं अनुभव में भी, पार्टी संगठन में भी और निर्वाचित सदस्य में भी सीनियर। हमारे छोटे भाई हैं, भूल बस क्या होता है जब संगठन का दम्भ हो जाता है तो इस तरह बातें निकलती है। हो सकता है भूल गए हमको, याददाश्त कमजोर हो गई होगी, तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान उनको इसी तरह सद्बुद्धि दे और यही काम करें। हमारे लिए वो छोटे भाई हैं, हम माफ करते हैं। नारायण त्रिपाठी ने आगे कहा कि मैंने दोनों दलों को छोड़ दिया है और किसी में क्षमता है तो मुझसे डिबेट कर ले। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। मुलायम सिंह मेरे राजनीतिक गुरु और मेरे आदर्श हैं। इनके पास मैं आता जाता हूँ, मिलता हूँ। कमलनाथ जी की देन है कि महर जिला बना। मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ और जो भी मुख्यमंत्री बनता है वह दल का नहीं पूरे स्टेट का बनता है और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री बनता है वह स्टेट का नहीं व्यक्तिगत बनता है। जब शिवराज जी 2020 में मुख्यमंत्री बन रहे थे तब मैंने एक शब्द बोल दिया था, मैं 2023 में भारतीय जनता पार्टी का MLA रहूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा, इसलिए कि उनके चाल चरित्र, चेहरा और इनकी छल कपट धोखा, इससे मुझे नफरत थी, इसलिए मैं इनसे अलग हुआ। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बन रहे थे 2020 में, तो मैं एक शब्द बोल दिया था कि मैं 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का MLA रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा, इसलिए कि इनके चाल चरित्र, चेहरा, इनके छल कपट धोखा, इससे मुझे नफरत थी, इसलिए मैं इनसे अलग हुआ। कांग्रेस पार्टी को गौ संवर्धन बिल के साथ दिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्दी नवरात्रि चल रही है और प्रत्येक वर्ष की भांति पदयात्री धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन करने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भी पदयात्रियों की स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पैदल ही मंदिर पहुंचते हैं। शारदीय नवरात्र चल रही है और हर दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा के सभी स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता के नवरात्रि के 30वें दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता रानी के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इस वजह से मां का नाम चंद्र घंटा पड़ा और चौथे दिन बड़ी संख्या में भक्त डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुए। पदयात्री निर्धारित मार्ग राजनांदगांव से होते हुए धर्मनगरी डोंगरगढ़ माई के दरबार जाते हैं, जिनके लिए विभिन्न संस्थाओं और प्रशासन की तरफ से जगह जगह पानी और खाने की व्यवस्था पंडाल लगाकर की गई है। इसके अलावा हर सेवा केंद्र में फर्स्ट एड की व्यवस्था रखकर पदयात्रियों की पैरों में छाले पड़ जाने पर मलहम पट्टी भी की जाती है, जिससे कि श्रद्धालुओं की यात्रा आसानी से संपन्न हो सके। जी हमारा फर्स्ट साल है ये जी, बस माता रानी का बुलावा आया तो चले हैं। जितने भक्त हैं सभी श्रद्धालुओं को एकदम माता रानी करे कि सभी का समझो कि अच्छे तरीके से दर्शन हो और सभी जितने भी लोग चल रहे हैं माता रानी का जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं, प्रेम से चल रहे हैं, श्रद्धा भक्ति से चल रहे हैं, सभी लोग समझो कि अच्छे तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि रास्ते में अगर कहीं रुकना भी होगा, पहले क्या होता था कि 7-8 साल पहले ज़्यादा उतना मतलब ये फैसिलिटी नहीं था। अब लोग मतलब रुकने के लिए डरते थे कि अरे सोएंगे कहाँ, फिर कोई चोर वोर आ जाएगा। लेकिन इस बार में ऐसा है कुछ सालों से, कुछ वर्षों से कि चोर वोर का किसी का कोई तकलीफ नहीं है। समझो कि आप कहीं भी रुक सकते हो, ऐसा है। फैसिलिटी बोलोगे तो बहुत बढ़िया है, हमको बहुत अच्छा लगा है। मनोकामना वही पूरा करना है, जाके पैदल यात्रा। कब निकले, कहाँ से? हम लोग देवकर जिला में तरफ। कब निकले? शुरुआत के दिन 15 तारीख के। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। दमोह जिले में एक दामाद ने अपनी सास पर कट्टे से फायर कर दिया, जिसके बाद सास को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर करने के बाद दामाद फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बता दें कि पति पत्नी के विवाद का मामला कोर्ट में पहले से चल रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बोरी खुर्द गांव में मंगलवार की रात दामाद ने अपने ससुराल पहुंचकर सास के ऊपर देसी कट्टे से हमला कर दिया। गोली लगने से सास प्रभा रानी पटेल उम्र 45 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें परिजनों के द्वारा गंभीर हालत में इलाज के लिए हटा सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद महिला की हालत गंभीर होने पर दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है आरोपी दामाद भागचंद्र पटेल निवासी
मगरोन का अपनी पत्नी कोमल पटेल से विवाद चल रहा था। उसकी पत्नी माता पिता के साथ मायके में रहती है। दोनों के बीच न्यायालय में केस चल रहा था, जिसकी कोर्ट में पेशी थी। पेशी के बाद पति ससुराल बोरी खुर्द गांव पहुंचा था और आपसी कहासुनी के दौरान दामाद ने सास के ऊपर देसी कट्टे से फायर कर दिया और मौके से फरार हो गया। आज के हम लोग की पेशी थी तो पेशी करने गए थे, तो आज हम लोग को बहुत गुस्से में देख रहा था और हम लोग का दहेज प्रथा का केस लगा था। तो उस पे से वो कह रहा था केस टूरो, तो वो बहुत मारता पीटता था और हमारे लिए और वो मांग करता था और कह रहा था कि हम तुम लोग को एक में से किसी को मारेंगे, भाई को मारेंगे, कहीं किसी को मारेंगे। आज वो मेरे घर पे आकर मेरी माँ को गोली मारी पीछे। 7:30 बजे पे आई तो मतलब माँ खिचड़ी मतलब उतार रही थी, तो जैसे झुकी थी तो जैसे पीछे से वार किया और हमने माँ को पकड़ा और हमने देखा कि वो लोग आ रहे थे, तो हमने इतने में सबको चिल्लाया तो सब आ गए थे। उन लोगों ने भाग लिया तो 3 लोग थे। गोली मार के चला गया भागचंद और पूरन राव और एक साथ में और था। किसको मारी? पत्नी को हमारी। वजह केस चल रहा था दहेज प्रथा का। आज पेशी भी है थी। किसने मारी गोली? भागचंद ने। कौन है ये? एक दमान है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर हटा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल महिला का बयान दर्ज कर लिया है और आरोपी दामाद की तलाश की जा रही है। दमोह से विवेक सेन, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ पिछले दिनों बदमाशों द्वारा आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस की टीम ने कार्यवाही करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत गोबरगांव और आंग गांव के बीच में 11 अक्टूबर को करेली बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ अज्ञात लोगों ने आंख में मिर्च पाउडर डालकर लूट को अंजाम दिया था। 5,000 रुपए नकदी, टैबलेट और मोबाइल लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बंधन बैंक के कर्मचारी लोन की किश्त का कलेक्शन करके आ रहे थे, तभी आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और वे सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। करेली पुलिस के द्वारा बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ आंखों में मिर्ची डालकर चाकू उनके पैर में मारकर एक लूट की गई थी। 55,000 रुपए उनके साथ लूटे गए थे। एक मोबाइल और टैबलेट में उनका लूटा गया था। 3 दिवस के अंदर ही 8 व्यक्तियों को लूट के मामले में करेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में 5 आरोपी वो जबलपुर के रहने वाले हैं। सभी 20 से 22 साल के लड़के हैं, लेकिन पेशेवर अपराधी हैं। 3 व्यक्ति लोकल करेली के हैं, जो को कॉन्स्पिरेटर हैं और उनको 120B के तहत आरोपी बनाया गया है। इन्हीं 3 व्यक्तियों ने इन 5 व्यक्ति को जबलपुर से बुलाया था। इनकी मंशा ये थी कि आप आए, यहाँ पर एक अच्छा काम है, अच्छी लूट हो सकती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी 8 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको JR पे भेजा गया है। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम जल्द होंगे हाजिर फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।